दादरा नगर हवेली लैंडलॉक्ड है क्योंकि ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। दमन से 35 किलोमीटर दूर है। पोर्चुगीज जो थे पहले दिन से, यानी जब वास्को डगामा पहली बार कालीकट आए तब से वो केवल पोर्चुगीज सरकार को रिप्रेजेंट करते थे। पोर्चुगीज सरकार ने जब गोवा में अपना बेस बनाया और उसके बाद दमन में बनाया, दीव में बनाया, दादरा नगर हवेली को पेशवाओं से लिया और अपने उसमें मिलाया, तब उनके पार्लियामेंट का इस पे आधिपत्य था और इसलिए इस पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, पोर्चुगल इज अ मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री। इसी कारण भारत अपनी फौज पोर्चुगीज टेरिटरी में नहीं भेज सकती थी। प्रभाकर सिधारे जी की बात करूं तो हाँ, वो आजाद गोमांतक दल के एक तरह से कमांडर थे, क्योंकि ये जो हमला हुआ दादरा नगर हवेली पे जो कुछ लोगों ने किया, उसके अंदर 3 गुट थे। एक गुट था पूना का जो आरएसएस से कनेक्टेड था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कनेक्टेड था। उनके नेता राजा भाऊ वाकणकर थे। उसमें बाबा साहेब पुरंदरे थे जो बाद में बहुत अच्छे हिस्टोरियन बने, उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। एक फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर थे सुधीर फड़के, जिनके करियर की तब शुरुआत ही हुई थी। इसके अलावा नाना काजरेकर, शांताराम वैद्य, ऐसे कुछ नाम थे जो इतिहास के पन्नों में आए ही नहीं, क्योंकि वो आए अपना काम कर चुपचाप वापस गुमनामी में खो गए। अंग्रेजों के तुलना में पुर्तगाली बहुत ज्यादा बर्बर थे और वो बहुत बुरी तरह से जो है अपने सत्याग्रहियों को ट्रीट करते थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मतलब नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कह दिया था दैट द लिबरेशन ऑफ एरियाज अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल रिसाइडिंग देयर एंड नो इंडियन विल इंटरफेयर इन द प्रोसेस। तो ऑब्वियसली अगर भारत से कोई जाता और ओपनली कहता कि हम जाके हमला करने वाले हैं, तो सरकार परमिट नहीं करती। इट वॉज एन इलीगल एक्टिविटी। मुझे बाबा साहब पुरंदरे जी ने बताया कि उस समय लता जी जो है बिल्कुल शांत बैठी रही, कहीं उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आया। तो इन लोगों ने सोचा कि शायद अपना काम तो यहाँ भी नहीं बन रहा। ये जब उठने की तैयारी में थे तब उन्होंने देखा कि लता जी की आंख से आंसू आ रहा था। इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए कि इंटरनेशनली क्या इसका असर होगा, नेहरू जी ने इस देश को, इस इलाके को अपने में सम्मिलित करने के लिए बना कर दिया। 1954 से 1961 तक, यानी 7 साल तक ये पूरा इलाका एक आजाद देश के रूप में चला। इट वॉज कॉल्ड द फ्री स्टेट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन उस समय भारत में 3 सरकारें चल रही थी। देखिए, इतिहास ऐसा है मजेदार कि एक दिन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और केजी बदलानी प्रोफाइल वाइज एक ही थे, दोनों आजाद देशों के प्रधानमंत्री थे। अब मेरा समझिए कि मिशन है कि इस आजादी के संग्राम के बारे में, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा रहा होगा। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं नीलेश कुलकर्णी सर, इनके साथ हमने एक पहले भी पॉडकास्ट किया विच इज़ बेस्ड ऑन रामायण, और हम सर के साथ फिर से एक पॉडकास्ट करने वाले हैं विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अवर फ्रीडम स्ट्रगल इन दादरा एंड नागर हवेली। और मैं आपको थोड़ी सी एक और एक चीज़ आपको बता दूं कि वेन एवर यू ट्राई टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक, आपको इंटरनेट पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड इस बुक में अगर मैं बात करूं, सर की जो बुक है, इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा द पॉडकास्ट शो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आकर। और मैं सर से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने आपकी बुक खरीदी एक्चुअली, तो और मैंने खुद से ट्राई किया इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए और मुझे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिली। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू फाइंड इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आपने रिसर्च किस तरीके से की, और इस बुक का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? ठीक है, पहले ये बता दूं कि बुक है क्या। एसेंशियली इट इज से, देखिए इंडिया में हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली थी। तो वो आजादी पूरी नहीं थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों से तो हमें आजादी मिली, लेकिन फ्रेंच और पोर्चुगीज लोगों से नहीं मिली। फ्रेंच लोगों के साथ कुछ नेगोशिएशंस हुए, जिसके बाद कुछ हिस्से उन्होंने 1948 में छोड़े, कुछ 1951-52 में छोड़े, कुछ हिस्से शायद 54 तक भी उन्होंने ऑफिशियली रेटिफाई किए। लेकिन पोर्चुगीज थे वो जिन्होंने जाने से एब्सोल्युटली मना कर दिया। कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस थे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जिसके कारण भारत अपनी फौज गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली में नहीं भेज सकता था, जो कि पोर्चुगीज लोगों के कंट्रोल में है। तो पूना के कुछ लड़कों ने, जिनकी उम्र 18 से लेके 28 के बीच में थी, और गोवा के कुछ लड़कों ने, करीब करीब इसी एज ग्रुप के, अपने नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे थे ये, इन्होंने डिसाइड किया कि अगर सरकार पोर्चुगीज लोगों को नहीं भगाएगी और इस इलाके को आजाद नहीं करेगी, तो उसको हम करेंगे। तो ये पूरी किताब है इस सच्ची, बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित, एक सच्चे स्ट्रगल पे आधारित, जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई, फंड्स रेज किए और बंदूकें, पिस्तौलें खरीदी, और केवल 5 राइफल और 3 पिस्टल लेकर इन्होंने हमला बोला 350 फुली आर्म्ड पोर्चुगीज सोल्जर्स के ऊपर, और अल्टीमेटली लड़ाई के अंत में उनको दादरा नगर हवेली से भगा के इस एरिया को मुक्त किया। ये तो कहानी का एक सार है। अब आप कहते हैं कि इंटरनेट पे इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है।
इंटरनेट पे इसकी इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं है कि मोस्टली जो मैंने रिसर्च की है वो पर्सनल अकाउंट से है, जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इतनी पुरानी कहानी तो है नहीं, ये 1954 की है। हालांकि देखा जाए तो उस समय जो लड़के 18-20 साल के थे वो आज की तारीख में 90 साल के हैं, तो दे आर वेरी सुपर सीनियर्स है वो बहुत ज्यादा, लेकिन अभी भी वो है। और उस समय ही उन्होंने अपने अपने मेमोइर्स और अपने अपनी स्टोरीज लिख कर डाली हुई है, लेकिन वो बड़ी टूटी-फूटी सी है। मतलब एक इंडिविजुअल ने अपने बारे में लिखा, दूसरे ने अपने बारे में लिखा, तीसरे ने अपने गुट के बारे में लिखा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत जगह फैली पड़ी है। और वो सब लोग जो कि 90s में इस समय आ चुके हैं, तो उस समय इंटरनेट रेवोल्यूशन नहीं था, तो किसी ने ये इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं करी है। ये मुझे ढूँढ-ढूँढ के लोगों के पास जा के, उनसे बात कर के, उनकी पुस्तकें लेकर, उस समय के न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स निकाल कर, उस समय के गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स निकाल कर, उस समय के कोर्ट प्रोसीडिंग्स निकाल कर, उनमें से सबसे ये इन्फॉर्मेशन मुझे कोलेट करके और उसको एडिट करके उसको, मतलब उसका सार निकालना पड़ा, तब जाकर मैं ये कर पाया। अब मेरे पीछे बुक शेल्फ है, इसमें देखोगे तो एक पूरा बुक रैक है मेरा, जिसमें इतनी किताबें केवल इसी स्ट्रगल पे लिखी हुई हैं, पर किसी में भी पूरी कहानी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो पुस्तक है, अपराइजिंग द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, पोर्चुगीज लोगों से कैसे आजाद हुआ दादरा नगर हवेली, उस बारे में वो पहली बार किसी ने भी इसकी पूरी समग्र जानकारी दी है। अब जो इंटरनेट पे जाएगा वो शायद इस पुस्तक से ही जाएगा, बिकॉज दिस विल फॉर्म द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस स्ट्रगल इज एवर एवर स्टडीड। और मैं अभी पीछे दादरा नगर हवेली गया था, वहां के जो ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां के, तो उन्होंने हमें बुलाया था, पर्टिकुलर इस पॉडकास्ट के बारे में बात की हमारे, और हमारी पुस्तक के बारे में बात की, अपने दिवाली एट होम में हमको बुलाया। तो उस समय वहां मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हमारे इलाके के बारे में ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हमें भी नहीं थी जो आपने ढूंढ के दी है। तो इट इज सच एन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। तो मुझे बहुत फक्र है कि कोई ऊपर ऐसा बैठा है जो ये चाहता था कि इस अ, संग्राम के बारे में दुनिया को बताऊं, और मेरे माध्यम से ये संग्राम लोगों तक पहुंचे, और जिस अंश तक पहुंच सक रहा है, मैं एक्चुअली उस पावर का आभारी हूं जिसने मुझे ये शक्ति दी इस चीज को करने की। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल जवाब करें हम, मैं सबसे पहले आइडियोलॉजी के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिश आए इंडिया में, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और पोर्टुगीज जो थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? देखो, डिफरेंस था दोनों में। डिफरेंस मेन ये था कि चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इंग्लिश हो, ये सारे के सारे आए थे अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनियां बना के। यानी कि ये सारे कॉरपोरेट ग्रुप्स थे जिन्होंने आके व्यापार के लिए यहाँ पर अ, अपने सेटलमेंट्स बनाए, और व्यापार के जरिए धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते गए और भारत को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। ठीक है, बाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो राज था अंग्रेजों का, वो कंपनी से निकलकर अंग्रेज सरकार के पास चला गया, लेकिन फैक्ट रिमेन्स के आए थे वो एज कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस। जबकि पोर्चुगीज जो थे, पहले दिन से, यानी जब वास्को डगामा पहली बार कालीकट आए, तब से वो केवल पोर्चुगीज क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो पोर्चुगीज सरकार को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये बहुत बड़ा फर्क था, और फर्क का इसका इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इसका इसका क्या इफेक्ट पड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर? वो ये पड़ा कि पोर्चुगीज सरकार ने जब गोवा में अपना बेस बनाया, और उसके बाद दमन में बनाया, दीव में बनाया, दादरा नगर हवेली को पेशवाओं से लिया और अपने उसमें मिलाया, तब उनके पार्लियामेंट का इस पे आधिपत्य था, ना कि किसी कंपनी का, ना कि किसी कॉर्पोरेशन का। और इसलिए इस पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया कि पोर्चुगल इज अ मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री। यानी उन्होंने ये कहा कि हमारा देश जो है कई महाद्वीपों में है फैला हुआ, और कई जगहों पे है। क्योंकि ये पार्लियामेंट से डायरेक्टली कंट्रोल था, इसलिए पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून इन पे लागू था। तो इसका मतलब यह हो कि पोर्चुगीज सरकार ने यह डिक्लेयर किया कि गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली ये हमारी कॉलोनीज नहीं है, ये पोर्चुगल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी कारण भारत अपनी फौज 1947 के बाद, जैसे हैदराबाद में भेजी, अपनी आर्म पुलिस एक्शन किया, या फौज को कश्मीर में भेजा महाराजा के एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट साइन करने के बाद, वैसे पोर्चुगीज टेरिटरी में नहीं भेज सकती थी, क्योंकि अगर भेजती तो पोर्चुगल पे हमला होता, और पोर्चुगल के पे हमला होता तो नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पोर्चुगल एक हिस्सा था, उसका ये हक बनता था कि उसके देश यानी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे के सारे, यूएसए, ये हम पर हमला कर सकते थे वापस। इसलिए भारत सरकार ने नहीं भेजा। तो ये एक पॉलिटिकल पोजीशन थी जो अलग थी। आइडियोलॉजी तो मैं नहीं कहूंगा, सब लोग बेसिकली हमको लूटने ही आए थे,
लेकिन और लूट के ही हमें गए हैं, दूसरा उनका कोई पीछे आइडियोलॉजी नहीं थी लूटने के अलावा। लेकिन ये रिमेंस की इनकी पॉलिटिकल पोजीशन थोड़ी सी अलग थी, जिसके कारण भारत अपनी फौज नहीं भेज सकता था और कुछ इंडिविजुअल्स को अपने हाथ में बंदूक उठानी पड़ी इस पर्टिकुलर काम को अंजाम देने के लिए। अगर मैं जैसे आपने पोर्टुगीज की अगर बात की, तो अगर मैं पीरियड की अगर बात करूँ बिटवीन 1509 एंड 1538, तो ये इस बीच का जो पीरियड था, टाइम पीरियड जो था, ये जो एक्सपेंशन की अगर बात करूँ पोर्टुगीज की इंडिया की, तो ये सबसे बेस्ट पीरियड माना जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो जितने भी पोर्टुगीज थे, या मैं बात करूँ यूरोपियन पावर्स जितनी भी थी, वो किस तरीके से इंडिया को डोमिनेट करती थी उस टाइम में, मतलब वो किस तरीके से इस चीज को अचीव कर पाती थी। देखिए, बेसिकली तो पोर्चुगीज का जो आप टाइम बता रहे हैं उसके हिसाब से कि सबसे पहला यूरोपियन जो भारत में आया वो पोर्चुगीज था, और दैट वाज वास्को ड गामा। और सबसे आखिरी पोर्चुगीज जो गए, आखिरी जो कॉलोनियल पावर गई वो पोर्चुगीज थी। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कुछ छोटे हिस्सों पे सही, पर सबसे ज्यादा राज तो पोर्चुगीज लोगों ने किया। अब ये लोग कैसे बढ़ते थे कि ये लोग पहले तो ट्रेड करने आते थे, हम व्यापार करना चाहते हैं ये कहते थे, व्यापार करने में कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा कीमतें देकर महंगी मतलब चीजें खरीदी जाए और यूरोप में जाके महंगे दामों पे बेची जाए। लेकिन इसमें भी शुरू से, अब मुझे थोड़ा सा इसका ज्ञान इसलिए है कि तुम्हें पता है मैं थिएटर वगैरह भी करता हूँ और मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ। तो आकाशवाणी ने और दूरदर्शन ने एक सीरियल बनाया था स्वराज, जिसके अंदर उन्होंने 75 फ्रीडम फाइटर्स के अलग अलग एपिसोड बनाए थे, जिनके अंदर जो मराठी एपिसोड थे उसके वॉइस ओवर्स मैंने किए थे। तो मुझे इस कहानी के बारे में थोड़ा डीपली ज्यादा उसके कारण पता चला, क्योंकि इंसिडेंटली जो वास्को ड गामा पे एपिसोड बना था उसमें वास्को ड गामा की आवाज मेरी थी उसके अंदर। तो मैं वास्को ड गामा था कुछ दिनों के लिए, इसलिए मुझे पता है इस बारे में। तो वो ये है कि इन्होंने धोखे भी बहुत दिए। मतलब वास्को ड गामा ने कई बार लड़ाइयां लड़ी, उसके जाने के बाद भी जब भी कोई दूसरे भी वॉइसरॉय आए, मार्क्वेस आए, उन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी, और लड़ाइयां बड़ी अनएथिकली लड़ी। मतलब जैसे व्यापारियों को बोल दिया आप आ जाइए, हम आपको शिप पे जाके आप सोना देंगे, आपको शिप पे बंद कर दिया और कहा कि आप कुछ नहीं देंगे, आप तुम्हारा सामान डाल दो नहीं तो तुम्हें मार देंगे सब। वापस आए कई बार तो कालीकट के जो राजा थे उनके सारे के सारे शिप्स जला दिए। मतलब इन्होंने बहुत अनएथिकल, बहुत क्रूअल वे में अपना एक्सपेंशन किया। तो सारे सबने ही किया इस तरीके से, शुरू के दिनों में तो बड़े रेपेशियस थे सारे के सारे ये, और आखिर तक रहे। आखिर तक उनका यही था कि हर कोई चाहता था कि यहाँ से जो कुछ हम निकाल सके वो निकाल के अपने देश में ले जाए, तो उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन इसमें भी पोर्चुगीज जो थे वो क्रूरता की मतलब चरम सीमा पर थे। दे वर द मोस्ट क्रूअल ऑफ ऑल द colonial powers that were ever to occupy India. तो जितना मैं समझ पाया कि एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम्म। पोर्टुगीज जो थे उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक गोवा में, दमन में या दीव में काफ़ी हद तक था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता कि हमें हिस्ट्री के बारे में नहीं पता कि दादरा और नागर हवेली की। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ना बेसिक ओवरव्यू दे दें इसके बारे में, ताकि ताकि मैं आगे सवाल पूछ सकूँ इसके बारे में। मैं बताता हूँ। एक तो दादरा नगर हवेली है कहाँ और कितना बड़ा प्रदेश है। ये 72 गांवों का प्रदेश है, जो करीब करीब 550 स्क्वायर किलोमीटर का है। जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय इसकी जो पॉपुलेशन लोक संख्या थी वो 20,000 के करीब थी। तो इट इज अ स्मॉल एरिया। ये है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। और इस एरिया की बाकी पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन यानी दीव, दमन और गोवा, इनसे अलग ये ऐसे है कि इसमें कोई समुद्र का रास्ता नहीं है। बाकी सब में समुद्र के रास्ते थे। गोवा में है, दमन में है, दीव में सारे पोर्ट्स हैं ये लोग। और दादरा नगर हवेली लैंडलॉक्ड है, क्योंकि ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। दमन से 35 किलोमीटर दूर है, और दमन और इसके बीच में भारत का इस समय गुजरात का एक एक पोर्शन लैंड पीस था बीच में। तो इसीलिए ये लैंडलॉक्ड एरिया है। सबसे पास का अगर आप देखेंगे तो इसका रेलवे स्टेशन वापी है, जो करीब करीब जैसे दिल्ली गुड़गांव की तरह है, थोड़े से डिस्टेंस पे दादरा नगर हवेली की सीमा शुरू होती है। और एयरपोर्ट पूछेंगे तो सूरत है पास का सबसे एयरपोर्ट। सूरत से हम 3 घंटे के डिस्टेंस पे, 3.5 घंटे के डिस्टेंस पे ये एरिया है। तो ये तो एरिया का ओवरव्यू हुआ। ये क्या था? ये एरिया पहले तो एक ट्राइबल एरिया है। इसमें कोंकणी, वारली, ये ट्राइबल ज्यादा रहते हैं। 80% पॉपुलेशन तब इन्हीं ट्राइबल्स की हुआ करती थी। इस पर ट्राइबल किंग्स थे, लेकिन उन पर एक युवक आए थे जोधपुर से। उन्होंने आकर, राजपूत थे, जिन्होंने आकर अपना आधिपत्य स्थापित किया और धर्मपुर नाम से राज्य बनाया। तो ये धर्मपुर स्टेट माना जाता था। धर्मपुर स्टेट वापी तक भी था, इधर
दमन की बॉर्डर तक था, और दादरा नगर हवेली का जो कंप्लीट एरिया है उससे नीचे तक का कुछ एरिया धर्मपुर स्टेट में आता था। अब बहुत बार ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, और शिवाजी महाराज ने भी जब सूरत अटैक किया था तो उस समय वो धर्मपुर स्टेट के थ्रू गुजरे थे। लेकिन वापस जाते समय धर्मपुर के राजा ने जो जो उन्होंने सूरत से लूटा था वो लेने की कोशिश की, तो मराठों के साथ इनकी थोड़ी अनबन हो गई। कुछ ट्रीटीज भी हुई बाद में, लेकिन अल्टीमेटली अनबनी रही, और अल्टीमेटली ये पेशवा सरकार के कंट्रोल में चला गया, यानी मराठों के कंट्रोल में था। अब ये इलाका पोर्चुगीज लोगों के पास कैसे पहुंचा? वो ऐसे पहुंचा कि पेशवाज जो थे वो आपको पता है कि प्रधानमंत्री थे राजा के, बट डिफैक्टो वही रूलर हुआ करते थे। उनके परिवार में फूट पड़ गई। एक बाजीराव के बेटे थे, बाजीराव जो महान योद्धा माने जाते हैं, उनके बेटे थे राघोबा दादा। वो अपने पेशवा पद पे क्लेम करने लगे, लेकिन जब उन्होंने क्लेम किया तो एक्चुअली तो वो लीनियज अपने सीधे सीधे लीनियज में जाएगा ना, तो उनके जो माधवराव वन थे पेशवा, वो बहुत बहादुर माने जाते थे। महाराष्ट्र को उन्होंने बहुत, मराठा साम्राज्य को बहुत उन्होंने स्ट्रांग किया। उनकी अकाल मृत्यु हो गई, और उनके बेटे को, नारायण राव को, राघोबा दादा ने मरवा दिया। कुछ दिनों के लिए पेशवा बने। जब वो पेशवा बने तो ओरिजिनल जो लॉयलिस्ट थे पेशवा नारायण राव के, माधवराव के, उन्होंने एक लड़ाई, एक ग्रुप बनाया 12 भाई, 12 भाई करके, 12 भाई मिलके, और उन्होंने मिलकर राघोबा दादा की फौज को हराया, और नारायण राव के छोटे बच्चे को, जो शायद 2 या 3 साल का था, तो छोटा ही था, उसको गद्दी पर बिठाया, पेशवा की गद्दी पे बिठाया, और उसके बिहाफ पे सारी सरकार चलाई। अब ये राघोबा दादा जाके अंग्रेजों से मिल गए। पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई, जिसके अंदर मराठों ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से परास्त किया, और राघोबा दादा वापस उनके पास आ गए। उनको वापस अंग्रेजों ने हैंड ओवर कर दिया। उनको, क्योंकि वो बाजीराव के बेटे थे और एक जमाने में पेशवा रह चुके थे, रिस्पेक्टेड एक वॉरियर थे, इसलिए उनको बहुत आजादी दे दी गई, और उस आजादी का फायदा उठाते हुए वो भाग गए और जाके पुर्तगालियों से मिल गए। अब ये पोजीशन है कि सेकंड एंग्लो मराठा वार हो रही है, उधर पुर्तगाली राघोबा दादा के साथ मिलकर प्रेशराइज कर रहे हैं मराठों को, और उस समय जो है पानीपत का युद्ध हो चुका था, मराठे काफी कमजोर हो चुके थे, और उसके बाद माधवराव ने काफी उसको रिजरेक्ट किया, माधवराव वन ने, लेकिन फिर भी कमजोर हालत में थे, उनकी तिजोरियां खाली थी। तो इस समय में वो ये जानते थे कि हम अंग्रेज, दक्षिण में निजाम, और साथ में पोर्चुगीज, इन तीनों से इकट्ठा नहीं लड़ सकते, और उसमें भी अगर पुर्तगालियों के साथ राघोबा दादा जाके मिल गए तो उनका भी तो सपोर्ट बेस था ही महाराष्ट्र में। तो उन्होंने कहा हम इतने फ्रंट पे इकट्ठे नहीं लड़ सकते। तो पुर्तगालियों को भी ये पता था, और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये रखा कि उनका एक जहाज था संताना, जिस जहाज को उस समय से 4 साल पहले एक जानोजी धुलप करके नेवल, एक इनके कमांडर थे मराठों के, उन्होंने उस जहाज को लेकर उसको डिस्ट्रॉय किया था, जला दिया था। तो पुर्तगालियों ने 4 साल बाद उसका प्रपोजल रखा, इसका कॉम्पनसेशन हमें दीजिए। बात तो कॉम्पनसेशन की थी, लेकिन एक्चुअल बात यह थी कि अगर आप इस समय हमसे संधि करके हमें कुछ नहीं देंगे तो हम राघोबा दादा के साथ मिलकर तीसरे फ्रंट पे आप पे लड़ाई कर देंगे, क्योंकि लड़ाई संभव नहीं थी। इसलिए पेशवाओं ने एक उनके साथ एग्रीमेंट किया, जिसमें उनको कुछ टीक वुड दिया नया जहाज बनाने के लिए, कुछ कैश दी, कुछ पैसे दिए, लेकिन उस समय पेशवाओं की तिजोरी काफी खाली थी, तो इसलिए उन्होंने एक इलाका दे दिया दादरा नगर हवेली का, जिसमें से उनको 12,000 रुपए साल की इनकम रेवेन्यू के रूप में आती थी, और कहा कि बाकी का पैसा आप इसमें से ले लीजिए। और वो उनको इलाका इनाम के रूप में नहीं दिया गया था, वो उनको दिया गया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, कि यहां से आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं और उस रेवेन्यू को अपने पास आप रख सकते हैं, जिससे आपकी नुकसान भरपाई हो जाएगी और हमारी आपस में दोस्ती हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक ट्रीटी हुई उनके बीच में, और उस ट्रीटी के आधार पर ये जो मराठों के आधिपत्य में प्रदेश था, ये सारा का सारा कोई 70 गांवों का अप्रोक्सीमेटली चला गया पुर्तगालियों के पास। और फिर राजा ऑफ धर्मपुर से उन्होंने बाकी के गांव खरीदे, और पूरा 72-73 गांवों का प्रदेश जो है पुर्तगालियों के आधिपत्य में आ गया। ये 450 साल तक चला फिर उसके बाद। दैट इज हाउ द एरिया एक्चुअली हैपेंड। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सिचुएशन कि क्यों वहां पर पुर्तगालियों का शासन हुआ कैसे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अवर फ्रीडम स्ट्रगल, जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई नाम याद आते हैं, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे नाम। बट एज पर योर बुक, तो उसमें ना एक करेक्टर था सिनरी, तो उसका काफ़ी एक मेजर रोल है। प्रभाकर सिन्हा। जी जी। तो उसका काफ़ी एक मेजर रोल है इन द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन था लिबरेशन में, और मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज देयर माइंडसेट, उनका क्या माइंडसेट था।
हाँ, मैं प्रभाकर सिनारे जी की बात करूं तो हाँ, वो आजाद गोमांतक दल के एक तरह से कमांडर थे, क्योंकि ये जो हमला हुआ दादरा नगर हवेली पे जो कुछ लोगों ने किया, उसके अंदर 3 गुट थे। एक गुट था पूना का जो आरएसएस से कनेक्टेड था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कनेक्टेड था। उनके नेता राजा भाऊ वाकणकर थे, उसमें एक बाबा साहेब पुरंदरे थे जो बाद में बहुत अच्छे हिस्टोरियन बने, उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। एक फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर थे सुधीर फड़के, जिनके करियर की तब शुरुआत ही हुई थी। तो राजा भाऊ वाकणकर, सुधीर फड़के, बाबा साहेब पुरंदरे, इसके अलावा नाना काजरेकर, शांताराम वैद्य, ऐसे कुछ नाम थे जो इतिहास के पन्नों में आए ही नहीं, क्योंकि वो आए अपना काम कर कर चुपचाप वापस गुमनामी में खो गए। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि अपने नाम को प्रोजेक्ट करें और अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करें। हालांकि बाकियों के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों ने किए, सबके कार्य अपने अपनी जगह महान थे, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल अपने कार्य को बाहर कहीं निकलने नहीं दिया और इनको किसी ने कवर नहीं किया। तो ये तो थे। दूसरा ग्रुप था आजाद गोमांतक दल। अब आजाद, ये जो आरएसएस के थे, ये संपूर्णतः सावरकर जी से प्रेरित थे और ये अखंड भारत में विश्वास करते थे। अखंड भारत कायम है, वो चाहते थे कि भारत के हर कोने को आजाद होना चाहिए और ये समझते थे कि जब तक पुर्तगाली गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली पर हमला कर रहे हैं, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं कि हम भारत की स्वतंत्रता की डींग हाँके, क्योंकि अभी तक हमारे इलाके कुछ परतंत्र में हैं। ये विचारधारा के थे। दूसरे थे आजाद गोमांतक दल। अब ये आजाद गोमांतक दल जो है, ये गोवा कांग्रेस का एक हिस्सा था जो टूट के बना। गोवा कांग्रेस जैसे भारतीय नेशनल कांग्रेस थी, उसी तरह गोवा कांग्रेस थी, जो सत्याग्रह और बाकी शांतिप्रिय तरीकों से गोवा में सरकार का पासा पलटने की कोशिश कर रही थी, जिसमें यशस्वी नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों के तुलना में पुर्तगाली बहुत ज्यादा बर्बर थे और वो बहुत बुरी तरह से जो है वो अपने सत्याग्रहियों को ट्रीट करते थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो प्रभाकर सिनारी जो थे, ये 14 साल के थे, एक लैंडेड फैमिली से थे। तो हैं हैं अभी भी हैं वो, गोवा में रहते हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। तो वो 14 साल की उम्र में राम मनोहर लोहिया जी आए थे वहां पे। उन्होंने एक सभा की थी। उस सभा के समर्थन में इनके टीचर थे सदानंद बड़ापट। वो जो है, उन्होंने कुछ बच्चों का एक छोटा सा जुलूस निकाला। जब वो जुलूस निकाला, तो उस जुलूस पर पुर्तगाली घुड़सवार पुलिसों ने हमला किया, लाठियों से मारा, बेल्ट से मारा उन बच्चों को, उन टीचर्स को भी मारा। तो उसे देख के प्रभाकर सिन्हा जी के मन में ये हुआ कि ऐसी क्रूर जो शासन है, इसके खिलाफ सत्याग्रह चलने वाला नहीं है, अपने को बंदूक उठा के इनके खिलाफ चलना पड़ेगा। इसलिए वो आजाद गोमांतक दल में शामिल हो गए। आजाद गोमांतक दल एक थोड़ा मिलिटेंट फैक्शन था गोवा कांग्रेस का, तो उससे अलग हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि वो हथियार उठाकर और क्रांति लाएंगे। उन्होंने उसके लिए एक बैंक लूटा, एक सरकारी ट्रेजरी लूटी, उसमें एक गार्ड की मौत हुई, जिसमें इन सब लोगों को अरेस्ट किया गया। वो जेल, जैसे प्रभाकर सिन्हा तो आप किताब पढ़ेंगे तो जानेंगे किस किस बहादुरी के साथ जेल से भागे वो, और किस तरह से जेल से भागकर दीवारें तोड़कर और वो इंडिया के सीमा में आ गए। तो बाकी सब पे जब वारंट निकले, तो उन्हें पता था अगर हम पकड़े गए तो या तो हमारे मार दिया जाएगा, या हमको पुर्तगाल में या अंगोला भेज दिया जाएगा काला पानी की तरह। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। वो सब लोग भाग के भारत आ गए और वो लोग बेलगांव में उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल टाइप अपना आजाद गोमांतक दल का दफ्तर बनाया। कुछ लड़के ये थे जिनके नेता थे प्रभाकर सिन्हारी और उनके अध्यक्ष थे विश्वनाथ लवांदे। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप था जो कम्युनिस्ट का था। गोदावरी बाई परोलेकर एक कम्युनिस्ट नेता थी, जिन्होंने वर्लियों के संघर्ष में, इवन इंडिपेंडेंस से पहले, महाराष्ट्र की बॉर्डर्स के अंदर जो वर्ली ट्राइबल थे, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता था लैंडलॉर्ड्स द्वारा, उनके खिलाफ उनको ऑर्गेनाइज करने में और उनके खिलाफ उनका एक मोर्चा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो तीसरा ग्रुप ये था। ये 3 ग्रुप थे जिनके ये नेता थे सारे के सारे। इन लोगों ने ये सब एक तरह से कभी मिलके, कभी आजाद गोमांतक दल और आरएसएस ग्रुप तो इकट्ठे ही रहे, लेकिन कम्युनिस्ट पहले मिलना चाहते थे, बाद में इनके डिफरेंसेस हो गए, वो अलग हो गए, उन्होंने अलग किया, इन्होंने अलग किया, आपस में भी इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो सब आप किताब में जानेंगे। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि ये सारे टोटली अननोन थे बाकी किसी फ्रीडम स्ट्रगल से। बाद में सिनारी जी जो थे, वो आईपीएस में आ गए, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हुए, और जब जूलियो रिबेरो जो है एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो डीजीपी हुआ करते थे मुंबई में, जब पंजाब में डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, तो उस समय इन्होंने बहुत साथ दिया जूलियो रिबेरो जी का। और आज की तारीख में भी भगवान इनको लंबी उम्र दे, एकदम कड़क इंसान है, ऐसे सीधा बैठते हैं, बड़ी बुलंद आवाज में बोलते हैं, हालांकि 90 साल से ज्यादा के हैं वो। जी, ये लोग थे इन्वॉल्व इसके अंदर सारे। तो अगर जैसे कि एज पर ये बुक, तो जितने भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपकी बुक के रेफरेंसेस के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, और आपकी बुक में एक बहुत ही मतलब खास चैप्टर है जिसमें आई थिंक जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन बताया गया है। हाँ जी, जी, जी। मैं चाहता हूँ कि आप इनके बारे में थोड़ा बताइए।
जी, 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 ये सबसे मशहूर उसका एपिसोड यही है। अभी जब किताब लॉन्च हुई थी 27 अगस्त को, तो कम से कम 30, 35, 40 न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था उसके लॉन्च को। तो उसके अंदर मैक्सिमम ने तो यही हेडिंग दिया था, हाउ लता लता एंड रफी फाइनेंस्ड अ रेवोल्यूशन। इस तरह का उन्होंने, पीटीआई की न्यूज़ आइटम थी जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उठाई थी, और प्रेस में कवरेज काफ़ी इसी आइटम का आया था। तो उसमें ऐसा था कि देखिए, ये पूना का ग्रुप इकट्ठा हुआ, इन्होंने सोचा कि हमें सशस्त्र क्रांति करनी है और हथियार उठाकर हमने दादरा नगर हवेली को मुक्त कराना है। अब यहाँ तक तो रही इरादे की, नीयत की और बुलंदी की बात, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा आप कहाँ से लाएँगे? ये तो सारे या तो मध्यम वर्ग के थे या निम्न मध्यम वर्ग के थे, या स्टूडेंट थे, घर से कोई मजबूत नहीं थे, तो घर वालों से पैसा आने का मतलब ही नहीं बनता। रिश्तेदारों से माँगने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब सरकार ने पॉलिसी डिक्लेयर कर दी कि कोई भारतीय, मतलब नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कह दिया था दैट द लिबरेशन ऑफ एरियाज अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पीपल रिसाइडिंग देयर, एंड नो इंडियन विल इंटरफेयर इन द प्रोसेस। इस तरह का कोई उन्होंने बयान दिया था, इस आशय का बयान दिया था। तो ऑब्वियसली अगर भारत से कोई जाता और ओपनली कहता कि हम जाके हमला करने वाले हैं, तो सरकार परमिट नहीं करती, इट वॉज एन इलीगल एक्टिविटी। तो किसी से मांगने का सवाल नहीं होता था। तो जब उन्होंने अपने सारे सोर्सेज एग्जॉस्ट कर लिए, तो सोचा अब क्या किया जाए। तो उनमें थे एक सुधीर फड़के। सुधीर फड़के जी एक नवोदित संगीतकार थे, मराठी फिल्मों के और मराठी म्यूजिक के रेडियो वगैरह पर। तो उन्होंने लता जी के साथ कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे पहले। तो उस समय लता जी काफी अपनी बुलंदियों पे थी, और लता जी का और रफी जी का भी संबंध बहुत बहुत प्रगाढ़ और बहुत अच्छा था। तो उस समय जो है, सुधीर फड़के जी ने एज अ लास्ट रिसोर्ट बोला, चलो लता दीदी को पूछ के देखते हैं। तो इसीलिए सारे के सारे उठे और लता जी के घर में चले गए, और उनको बुलाकर उनके सामने उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। अब मुझे बाबा साहब पुरंदरे जी ने बताया कि उस समय लता जी जो है बिल्कुल शांत बैठी रही, कहीं उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आया। तो इन लोगों ने सोचा कि शायद अपना काम तो यहाँ भी नहीं बन रहा। ये जब उठने की तैयारी में थे, तब उन्होंने देखा कि लता जी की आंख से आंसू आ रहा था। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है इसकी, कि लता जी है मंगेशी गांव से, वहां एक टेम्पल है इनका, मंगेश टेम्पल, जिससे उनका मंगेशकर नाम आता है। और उस मंदिर पे, जो शिव का मंदिर है, पोर्चुगीजों ने कंट्रोल कर रखा था, आधिपत्य जमाया था, और लोगों को जाने आने में भी वो अड़चन डालते थे। तो लता जी ने कहा कि आप पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने अत्याचार मचाया है मेरे मंगेशी के मंदिर में, मंगेश के मंदिर में। तो इसलिए मैं अगर आपकी मदद करती हूँ, तो एक तरह से मैं अपने मंगेश की ही सेवा कर रही हूँ। इसलिए आप बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हमें तो धन चाहिए। तो उन्होंने कहा जी, धन तो नहीं मैं दे सकती, क्योंकि इलीगल हो जाएगा वो। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, मैं पूना में एक कॉन्सर्ट करती हूँ, और उसके टिकट के जो पैसे आएंगे वो सारे मैं आपको दे देंगे, मेरा कोई चार्ज नहीं होगा, और आप रफी जी के पास भी जाइए। तो उन्होंने रफी जी को के पास भेजा इनको। रफी जी ने भी पूरी बात सुनी और तुरंत ही मान्य कर लिया, क्योंकि एक तो लता जी ने बताया था, दूसरी कहानी ही ऐसी थी, वो उनका जो प्लानिंग थी वो ऐसी थी। हाँ, की इसमें छोटी सी बात देखिए, उनमें से एक वॉलेंटियर थे नाना काजरेकर। जैसे ही रफी जी ने कहा हाँ मैं चलने को तैयार हूं, तो उठे और जाने लगे। तो रफी जी ने उनको बुलाया और पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो नाना ने बोला कि मैं आपकी टिकट कराने जा रहा हूँ। रफी जी ने उनको पास बुलाया और उनके कंधे पे हाथ रख के वैसे उनसे बोला कि ये देश जितना आपका है, उतना मेरा भी है। अगर आप अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो क्या मैं एक रेलवे टिकट नहीं खरीद सकता? देखिए बात छोटी है, लेकिन कितनी भावना कितनी बड़ी है। फिर ये जो है, ये कॉन्सर्ट हुआ पूना में। एक बार कैंसिल हुआ, क्योंकि जिस दिन कॉन्सर्ट होना था उस दिन लता जी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो पहुंच नहीं पाई। दोबारा अनाउंस हुआ, और दूसरी बार जब हुआ तो वो हाउसफुल रहा, और उसका रेवेन्यू सारा इनके पास आया। और एक-एक इत्तेफाक है देखिए, अब कॉन्सर्ट करना है लता जी का, तो म्यूजिक कहाँ से आएगा? तो सी रामचंद्र जी के पास गए, वो लता जी के नाम से मान गए। अब उसके लिए वेन्यू कहाँ से होगा? साउंड सिस्टम चाहिए, स्टेज चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, टेबल चाहिए। अब इसके लिए पैसा होता तो लड़ाई में ना लगा देते, पैसा ही नहीं था, क्या-क्या करते? तो जिस वेन्यू पर ये पहुंचे, डेक्कन क्लब में, वहां पर उस समय इत्तेफाकन पृथ्वी थिएटर्स का थिएटर फेस्टिवल हो रहा था। और जिन तारीखों में पृथ्वी थिएटर्स पृथ्वीराज कपूर जी ने सेटअप किया था, तो आपको बताएं तो नाटक अब भी वहां होते हैं पूना में, पृथ्वी थिएटर्स में। तो जब इन्होंने वहां गए, तो उन्होंने देखा कि जो टेंट जिन्होंने अरेंज किए हैं, जिन्होंने कुर्सियां अरेंज की है, वहां पे एक वसंतराव झांटले थे। वो इनके आप्त और मित्र थे, और इनकी ही विचारधारा के थे। और उन्होंने इनको बताया कि जिस दिन में आप कॉन्सर्ट करना चाहते हो, उस दिन एक प्ले जो है, किसी का बाहर से आना था, वो कैंसिल हो गया है, थिएटर खाली है, आपको मिल जाएगा। और जब मैं लता जी के नाम से पृथ्वी थिएटर्स को बोलूंगा, तो कोई मना नहीं करेगा। अब देखिए कैसे भगवान भी मदद करते हैं, उनकी जो अ, बुलंद इरादे रखते हैं। तो उनको वो इफेक्टिवली फ्री में मिल गया उस दिन के लिए, और सेटअप बना हुआ मिल गया जहां पे कॉन्सर्ट होना था। वो पता लगा पहले दिन कैंसिल हुआ, दोबारा हुआ,
वो सब बात अलग है, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि इनको वर्चुअली बगैर कुछ इन्वेस्टमेंट किए वो कार्यक्रम इनका हो गया। इनके पास तो एडवर्टाइजमेंट छापने के पैसे नहीं थे, तो सफेदी के डब्बे लेके लाल बत्ती जहां होती है, सड़क पे क्रॉसिंग होती है, और रोड पे लिख दिया करते थे लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट रोड पे, ताकि जो देखे वो वहां पे आ जाए। लेकिन पब्लिसिटी अच्छी रही होगी क्योंकि सब लोग आए और पैसा मिला, और उस पैसे से इन्होंने राइफल और पिस्टल खरीदी। उसी पैसे से इन्होंने अपने इंटेलिजेंस के लिए लोग भेजे अंदर, जो जाके पूरी इंफॉर्मेशन लेके आए। इसी पैसे से लोकल नेटवर्क बनाया, इसी पैसे से सारे इनके खर्चे चले। तो जैसे अभी आपने रेफरेंस दिया था सत्याग्रह का, तो सत्याग्रह और जितने भी दूसरे प्रोटेस्ट, जी, तो वो ब्रिटिश के खिलाफ तो बहुत अच्छे से काम किए, बट वो पोर्टुगीज के खिलाफ काम नहीं किए। इसके पीछे का रीजन क्या था मतलब? ये मैं आधिकारिक तौर पे कह पाऊं ऐसा तो मैं अपने आप को पात्र नहीं समझता, लेकिन हाँ, मैं अपनी पर्सनल इसके बारे में जो ओपिनियन है वो बता सकता हूँ कि एसेंशियली अंग्रेज भी क्रूअल थे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। जालियांवाला बाग का एपिसोड हम किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी देयर वाज सम सेंस ऑफ जस्टिस इन देम, कहीं ना कहीं था। इतना अत्याचार करने के बाद उस ब्रिगेडियर डायर डायर पे उन्होंने केस चलाया, उसको सजा हुई। पोर्तुगीजों में ऐसा कुछ नहीं था, आउटराइट बर्बर थे, क्रूअल थे। इसलिए सत्याग्रह जहां भी होता था, वहां उसको पूरी क्रूरता के साथ उसको सप्रेस कर देते थे कंप्लीटली। और उस सप्रेशन के कारण बहुत ज्यादा सत्याग्रह उनके खिलाफ इफेक्टिव हो ऐसा, या उनके खिलाफ कारगर हो ऐसा लगा नहीं कभी किसी को, इसीलिए लोगों ने हथियार उठाए। तो जैसे थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, आपने एक स्टेटमेंट बताई थी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी फॉर द, आई थिंक, गोवा की लिबरेशन की जब आपने बात की थी, तो मैं जान सकता ये बट सारे सारे स्टेट्स के पूरा पॉसिबल। जी, तो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद बोलो। द कंसेप्ट ऑफ अखंड भारत, जो मतलब उस टाइम पे अखंड भारत का जो कंसेप्ट था उसके थोड़ा सा वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इस पे कुछ व्यूज वगैरह हो। हाँ, पूरा पूरा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि अखंड भारत जो था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या सावरकर जी का कॉन्सेप्ट था। वो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था। और दूसरा, ऐसा नहीं कि नेहरू जी की कोई कमजोरी थी जिसके कारण वो कर नहीं पा रहे थे। कुछ लोग इसको इस तरह भी देखते हैं कि नेहरू ने कमजोरी दिखाई, या नेहरू जी ने अपनी शांति प्रियता और शांति दूत होने का एक उदाहरण देने के लिए ये किया कि हम हमला नहीं करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। इट इज अबाउट रियल पॉलिटिक्स। मतलब उस समय नेहरू जी भी जानते थे पार्लियामेंट के अंदर, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी तब, कि भारत उस समय ना तो ये इच्छा रखता था, ना ये शक्ति रखता था कि वो सारे के सारे नाटो पावर्स के साथ डायरेक्टली दुश्मनी मोल ले। तो उन्होंने उस समय ये रास्ता समझा कि शायद वही निर्णय हो सकता था, कि वो उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, अभी हम फिलहाल इसमें नहीं पड़ते। अब उनके दिमाग में क्या था, क्या वो बाद में इसको करते या कोई और प्रोसेस उनके दिमाग में था, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीजों ने ऐसा ऐसा एक टर्न ले लिया, इन लोगों ने इंटरवीन किया उसके अंदर, कि जिसके कारण एक सिलसिला चलता गया। और अल्टीमेटली 1954 में दादरा नगर हवेली आजाद हुआ, और 1961 में गोवा दमन दीव में भारत ने अपनी फौज भेजी और पोर्चुगीजों को वहां से खदेड़ा। लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा कि अगर इन बच्चों ने इन 72 गांव का प्रदेश आजाद नहीं कराया होता, तो जो घटनाक्रम चला, जिसके अंदर नेहरू जी 1947 से लेकर 54 तक फौज नहीं भेज सकते थे पोर्टुगीज टेरिटरियों में, उनके कानून के कारण, कि उन्होंने कहा था वी आर मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री, उस कारण नहीं भेज पा रहे थे। तो वो संभव हुआ कि हम आर्मी भेज पाए। तो 72 गांव नहीं छुड़ाए, उन्होंने एक घटनाक्रम की शुरुआत करी, जिस घटनाक्रम के चलते हुए अल्टीमेटली एक ऐसी परिस्थिति आई कि दिसंबर 1961 में नेहरू जी फौज को मतलब गोवा दमन दीव में भेज सके और उसको भी आजाद करा सके। वो घटनाक्रम ना होता तो शायद हो सकता है आज भी पुर्तगाली वहां पर राज कर रहे होते। मैं नहीं कह सकता इस बारे में। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था इन सब लिबरेशन की। अगर मैं बात करूँ दादरा और नागर हवेली, क्या महात्मा गांधी जी का कोई कंट्रीब्यूशन था या वो किसी और मूवमेंट में इन्वॉल्व थे? देखिए, आजादी से पहले तो महात्मा गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जो है, वो गोवा कांग्रेस जो बनी थी उसके प्रेरणा स्रोत थे। उनके ही बताए हुए रास्ते पे सत्याग्रह चल रहा था। और ये नहीं कि सत्याग्रह रुक गया, उस बर्बरता के बावजूद सत्याग्रह साथ साथ चलता रहा। लेकिन जिन्होंने बंदूक उठाई उन्होंने भी अपना योगदान दिया। मैं किसी तरह से सत्याग्रह को अ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो नगण्य है या उसका कोई रोल नहीं था, या मतलब जिन्होंने सत्याग्रह किया, उन्होंने कोई किसी प्रकार की वीरता नहीं दिखाई। उसके लिए एक अलग तरह के साहस और अलग तरह की वीरता की आवश्यकता है। लेकिन
मेरा सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ सत्याग्रह से कुछ नहीं हुआ, जो हुआ उसमें जिन्होंने बंदूक उठाई उनका भी रोल था, और उन्होंने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर बहुत कुछ किया। तो महात्मा गांधी ने, लेकिन जब तक 54 तक तो महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तो उनका रोल होने का उस समय सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर मैं अब थोड़ा सा ना मैं विचारधारा पे मैं आना चाहता हूँ फिर से। उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और आरएसएस थी, उन दोनों के बीच में का टकराव होते थे, मतलब इन चीज़ों को लेके। उनका टकराव था क्योंकि गांधी जी की हत्या के बाद जो नथुराम गोडसे थे, वो ये एक भावना थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन भी लगा था उन दिनों। तो कांग्रेस का और आरएसएस का तो टकराव था उस समय पर, बैन लगा, कुछ कुछ समय बाद वो बैन रिवोक भी हो गया। और ये कहते हैं कि जो सरसंघ चालक थे उन्होंने कहा था कि हम किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसी, वो बना ही राष्ट्रभक्ति के लिए है, इसलिए उसमें किसी प्रकार के एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लेकिन कुछ एग्रीमेंट बीच में हुआ था, वो बैन लिफ्ट कर दिया गया था। तो टकराव तो इनका लेकिन इंटरनली था। उस टकराव के कारण ही जब मोरारजी भाई देसाई, जो उस समय महाराष्ट्र और गुजरात का एक द्विभाषिक इकट्ठा स्टेट था, वो अलग नहीं हुए थे उस टाइम में, तो ये वहां पे चीफ मिनिस्टर थे मुंबई में। तो जब इन्होंने आजाद गोमांतक दल और प्रभाकर सेनारी और पूना का ग्रुप जो था, राजाभाऊ वाकणकर, नाना काजरेकर वगैरह का, इनको परमिशन दी कि आप जाकर वहां हमला कीजिए या उनको एनकरेज किया, उस समय ये क्लियरली कहा कि कोई भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ध्वज के नीचे नहीं जाएगा। जो स्वयंसेवक भी उसमें भाग लेंगे वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लेंगे, निजी निजी रूप में लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने सबने ये जो लड़ाई लड़ी, ये आजाद गोमांतक दल के झंडे के नीचे लड़ी, क्योंकि स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे, राजाभाऊ वगैरह थे, उनका सबका कहना था कि हमें तो भारत माता की सेवा करनी है, इसके झंडे के नीचे खड़े होकर करते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए ये आजाद गोमांतक दल के झंडे के नीचे ये पूरी लड़ाई लड़ी गई। तो इफेक्टिवली आजाद गोमांतक दल और कम्युनिस्ट, ये दो ही गठ थे। लेकिन आजाद गोमांतक दल में पुणे के स्वयंसेवक संघ के वॉलंटियर्स थे, और गोवा से आए हुए गोमांतक दल के वॉलंटियर्स भी थे। ये लोग एक टीम थे। तो व्हेन आई वाज, मतलब जब मैं आपकी बुक के जो इंडेक्स पेज था उसमें देख रहा था, तो जब मैं आखिरी में जब मैं गया तो उसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है दादरा और नागर हवेली का। मैं जानना चाहता हूँ कि आप वो थोड़ी कहानी हमारे साथ शेयर करें। ये पब्लिक में बहुत जगह है, बीबीसी ने भी इसको कवर किया है, कई जगहों पे कवर हुआ है मेरे लिखने से पहले से। तो किताब की शुरुआत आपने देखा तो पहला चैप्टर इसी से होता है, और आखिरी चैप्टर का आखिरी सेंटेंस यही है, इसी से शुरू होता है दोनों। विच इज दैट, हुआ ऐसा कि जब 1954 में, आप किताब में पढ़ेंगे कि किस तरह 35 लोगों ने 350 लोगों को हरा के भगाया, क्या प्रोसेस था, कहां से आर्म्स लाए, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब हो गया सब कुछ ये और आजाद डिक्लेयर कर दिया गया, तो इन लड़कों ने ये कहा अब हमारा काम हो गया, हम अपने अपने घर जाके अपने अपने काम शुरू करते हैं। तो भारत सरकार को पिटिशन किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर थे विश्वनाथ लवांदे, जो आजाद गोमांतक दल के मुख्य थे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम। वो कुछ दिन तक एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उसके बाद अप्पा करमलकर, उनके ही आजाद गोमांतक दल के थे, वो कुछ दिन तक एडमिनिस्ट्रेटर रहे। और वहां एक वरिष्ठ पंचायत बनी, जो 72 गांव के पंच थे, उन्होंने कुछ सरपंच, एक पंचायत इलेक्ट करी, और उसके जो सरपंच थे वो एक तरह से वहां के, आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री रहे होंगे, उसके इक्विवेलेंट रहे होंगे। वो पंचायत ने देश को चलाया, उस इलाके को चलाया बहुत दिनों तक। तो इन सब ने आजाद होते ही भारत सरकार को एक पिटिशन किया कि अब आप हमें आपस में विलीन कर लीजिए। इन्होंने भी पिटिशन भेजा, लड़कों ने भी, कि भाई आप इसको ले लीजिए, हमने आजाद करा दिया, पुर्तगाली गए, अब आप ले लीजिए। लेकिन इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए कि इंटरनेशनली क्या इसका असर होगा, नेहरू जी ने इस देश को, इस इलाके को अपने में सम्मिलित करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वही डर था कि अगर हम पोर्तुगल के किसी इलाके को अपने में ले लेंगे तो पोर्तुगल के साथ वॉर हो जाएगी, और पोर्तुगल के साथ अगर वॉर होती है तो नाटो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। इस डर से उन्होंने मना कर दिया। अब ये लोग करें तो क्या करें, अब पुर्तगाली भगा दिए, भारत सरकार ले नहीं रही। तो आश्चर्य होगा तुम्हें जान के कि 1954 से 1961 तक, यानी 7 साल तक, ये पूरा इलाका एक आजाद देश के रूप में चला। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इट वॉज कॉल्ड द फ्री स्टेट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन उस समय भारत में 3 सरकारें चल रही थी। एक भारत की सरकार थी अपनी, जो संसद द्वारा गठित संसद के द्वारा चलाई जा रही थी। दूसरी थी पुर्तगाली सरकार, जो गोवा, दमन और दीव पे कंट्रोल में थी। और तीसरी थी वरिष्ठ पंचायत की सरकार,
जो फ्री स्टेट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली को चलाती थी। अब घटनाक्रम ऐसा हुआ कि पोर्तुगल वर्ल्ड कोर्ट में गया, वर्ल्ड कोर्ट में केस लड़ा गया, वो पोर्तुगल हारा और भारत ने अल्टीमेटली उसको अपने में विलीन करने का निर्णय ले लिया। उसके लिए 10वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास की गई, जिससे ये कहा गया कि हम दादरा नगर हवेली को अपना एक यूनियन टेरिटरी के रूप में हम भारत में इसको सम्मिलित करते हैं। लेकिन अब सम्मिलित करें तो उस पर साइन कौन करे कागज? जब कोई राज्य, जोधपुर, बीकानेर या जयपुर या कोई भी राज्य, कश्मीर, कोई भी राज्य जब विलीन होता था, तो या तो उनके दीवान या उनके महाराज उस पर दस्तखत करते थे कि मैं अपना राज्य विलीन कर रहा हूं। अब ये दादरा नगर हवेली फ्री स्टेट है किसकी? कौन करेगा इसके बिहाफ पे साइन? वहां तो एक केवल वरिष्ठ पंचायत है, जो किसी नियम या कानून द्वारा नहीं चुनी गई। वो तो सिर्फ एक इनफॉर्मल बॉडी है, जिसका सब मान रहे हैं और वो काम कर रही है। तो अब कौन साइन करे? जब ये सवाल पैदा हुआ, तो नेहरू जी ने और भारतीय सरकार ने एक के.जी. बदलानी आईएएस ऑफिसर थे, उन के.जी. बदलानी साहब को दादरा नगर हवेली भेजा और वरिष्ठ पंचायत ने उनको अपने देश का प्रधानमंत्री चुना। तो वो प्रधानमंत्री रहे केवल एक दिन के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही काम था, प्रधानमंत्री का पद संभालना है और अपने देश की स्वतंत्रता को सरेंडर करके और भारत में विलीन कर देना है, उस पर दस्तखत करना है दादरा नगर हवेली की सरकार की तरफ से। लेकिन देखिए, इतिहास ऐसा है मजेदार कि एक दिन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और के.जी. बदलानी प्रोफाइल वाइज एक ही थे, दोनों आजाद देशों के प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने दोनों, मतलब नेहरू जी की तरफ से कोई अधिकारी आए और दादरा नगर हवेली की तरफ से बादलानी साहब ने एक दिन के प्रधानमंत्री ने साइन करके अपने देश की स्वतंत्रता को, उस देश की स्वतंत्रता को समाप्त कर उसको भारत में विलीन कर दिया। ये कहानी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ डे। इसे तो आप प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डे अगर डालेंगे तो आपको बहुत इसमें मिलेगी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर। तो व्हेन यू वर डूइंग रिसर्च अबाउट योर बुक, आपने जैसे कहा कि आप बहुत सारे लोगों से मिले, आपने उनकी कहानियों को एक बुक में इकट्ठा किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो जब आप उनसे जब आप मिले, तो वो क्या एक्सपीरियंसेस थे आपके? आपके अंदर क्या बदलाव आया? मैं वो जानना चाहता हूँ। दो चीजें अलग अलग कि एक तो मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे। देखिए, जब ये 28 25 से 30 लोग थे जिन्होंने सिलवासा पे हमला किया था, फाइनल जो असॉल्ट हुआ उनकी कैपिटल पे तब, और 25-30 लोग जो कि 300 लोगों को नहीं हरा सकते थे, इसलिए इन्होंने कोई 100 एक वॉलंटियर्स बुलाए थे पुणे से, जो केवल एक दिन के लिए आए। वो कैसे आए, क्या आए, हम सिलवासा के हमले की बात करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो 100-125 लोग थे टोटल मिला के, यानी 25-30 का कोर ग्रुप और 100 वॉलंटियर्स जो केवल 2 दिन के लिए आए थे, उन सब में से जब तक मुझे ये कहानी पता चली तब तक केवल 16 बचे थे। और दुख की बात यह है कि आज की तारीख में शायद उनमें से केवल 2 या 3 ही बचे हैं। बाकी सब अपने अंतिम उस पे पड़ाव पे चले गए हैं सारे के सारे। तो मेरे में बदल क्या, मुझे कहानी कैसे मिली? पहली तो बात ये कि मुझे कहानी मिली कैसे? जब किसी को नहीं पता तो मुझे कैसे पता है? लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कहानी नहीं, उनकी कहानियां लिखी ऐसा नहीं, उनकी लिखी हुई कहानियां नहीं। जब हम कहते हैं उनकी लिखी हुई कहानियां तो ऐसा लगता है कुछ मनगढ़ंत कुछ डाला हो। उनके संस्मरण, जो उनके एक्चुअल उनके साथ हुआ था, उनके जो अलग अलग संस्मरण है, उनमें उन संस्मरणों में भी डॉक्यूमेंट्स भी हैं कई, उनमें कई चिट्ठियां भी हैं आपस में एक्सचेंज की हुई, उनमें सरकारी दस्तावेज भी हैं इंक्लूडेड। तो वो संस्मरण भी है, साथ में सरकारी दस्तावेज हैं, कई ओरिजिनल लेटर्स हैं जो इन्होंने एक दूसरे को लिखे, और लोगों के अपने एक्सपीरियंस हैं। ये सारा मिलके किताब बनी है। तो किताब में आपने देखा होगा कि करीब 274 रेफरेंसेस हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि कोई ये सोचे कि शायद ये किताब एक मनगढ़ंत किताब है या कोई मनगढ़ंत कहानी है। मैं चाहता था लोग जाने कि ये सच्चा इतिहास है। इस पर्पस के लिए मैंने हर एक को क्रॉस इंडेक्स करके, हर एक का न्यूज़पेपर रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, हर एक का मैंने रेफरेंस दिया है किताब के अंदर, वो तुमने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये रियल स्टोरी है सारी की सारी। मुझे कहानी ऐसे मिली कि मैं पूना जा रहा था, इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रेवल्स विद द रामायण के रिसर्च के लिए नासिक जा रहा था एक्चुअली। तो मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे, 90 साल की उम्र होगी, 88 90 के रहे होंगे उस समय अंकल, और उनका बेटा साथ बैठे थे। तो चूंकि हम महाराष्ट्र से, वो मराठी बोल रहे थे, तो हमने आपस में बात की। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या किया? तो उन्होंने कहा, लड़के ने बताया, राजन मेरा अच्छा दोस्त है अब, उसने बताया कि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर है। तब मैंने पूछा कि गांधी जी के साथ थे क्या? कहा नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने तो राइफल उठाई थी। तो मैंने पूछा कि राइफल कहाँ? सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लड़े हुए, ऐसा तो मुझे उम्र के हिसाब से नहीं लग रहा। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि भगत सिंह के टाइम ये रहे हो, तो ये तो स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है। तो क्या ये
जो नेवल अपराइजिंग थी, म्यूटिनी थी, उसमें थे, कहाँ थे ये? या चिटागोंग अपराइजिंग में कहीं इनका कोई संबंध इनडायरेक्ट रहा हो, तो कहाँ थे? उन्होंने कहा नहीं जी, दादरा नगर हवेली में। मुझे पता नहीं था क्या हुआ। मैंने इनसे आगे पूछा, तब उन्होंने अपनी कहानी बताई। तो पूना ग्रुप की कुछ जानकारी मुझे ऐसे मिली। फिर मैंने उनको 1.5 साल तक फॉलो किया, 1.5 साल तक फॉलो करता रहा। उन्होंने बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाया, क्योंकि अधिकतर लोग आते थे, कहानी सुन के चले जाते थे, कहते थे किताब लिखेंगे, कोई लिखता नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि ये कौन करेगा काम, ये करने वाला तो है नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा उस समय ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ। लेकिन ग्रेजुअली जब मैं 1.5 साल तक उनके रेगुलर पीछे पढ़ता रहा, पुनः जाता रहा, बात करता रहा, तो अल्टीमेटली एक दिन उन्होंने बुला के मुझे इतनी ऐसी किताबें दे दी, जिनके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। उस इन्फॉर्मेशन से मुझे पता चला कि सारी कहानी पुणे की नहीं थी, उसमें गोवा के लोग भी थे। तो गोवा में मैं उसमें एक नाम आया सिनारी। तो मैंने गोवा में जितने भी मेरे जानकार थे, सबको मैसेजेस भेजे व्हाट्सएप पे कि भाई किसी भी गोवन फ्रीडम फाइटर से मेरी जान पहचान करवा दीजिए, क्योंकि मैं जो है उस सिनारी जी से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला, और अल्टीमेटली मुझे 10 दिन के बाद एक लिस्ट आई फोन नंबर्स की, स्वतंत्रता सेनानियों की जो अभी भी हयात थे। उनमें सिनारी जी का नाम सबसे ऊपर था। तो इस तरह से मुझे सिनारी जी का फोन नंबर मिला, मैंने उनको फोन मिलाया। उन्होंने मुझे बहुत दिन तक कहते रहे कि नहीं, his statement was very clear. He said, I have done my duty towards my country and I don't want to talk about it. खट फोन नीचे। मैं उनके फिर भी पीछे लगा रहा, उनको बोलता रहा कि सर ऐसा है, इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट योर स्ट्रगल। हम चाहते हैं कि वो जो इतिहास का एक पन्ना है जो आपने लिखा है, वो आपके लिए नहीं, तो इतिहास की गवाही के लिए वो सामने आना चाहिए। अगली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि किस तरह के सेक्रीफाइसेस दिए गए, किस तरह के बलिदान दिए गए हैं देश की सेवा में। तो ये जब बात बहुत दिन तक होती रही, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि ठीक है, देख लेते हैं, जब गोवा आओगे तो मुझसे मिल लेना। मैं अगले दिन गोवा पहुंच गया। अगले दिन जाके मैंने गोवा से फोन किया, कहने लगे मैंने कहा था ना गोवा आओगे तो आना। मैंने कहा सर आपने कल कहा था, मैं आज आ गया। तो बोले अगर मैं नहीं मिलूं तो? मैंने कहा मैं चला जाऊंगा। बोले फिर क्या करोगे? मैंने कहा वापस आऊंगा। फिर क्या करोगे? फिर जाके फिर वापस आ जाऊंगा। तो बोले कब तक आओगे तुम ऐसे? मैंने बोला मैं तब तक आऊंगा जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे। तो 6 दिन तक इस तरह फोन कॉल चली, और 7वें दिन उन्होंने फाइनली मुझे घर बुलाया और मुझे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दिए, अपनी किताब भी दी लिखी हुई, और डॉक्यूमेंट्स दिए। उससे मुझे गोवा का पता चला। फिर उन्होंने कुछ लोगों से और कनेक्ट करवाया, जैसे विश्वनाथ लवांदे जी जो अध्यक्ष थे उनके उस टाइम, उनकी बेटी से हमने कांटेक्ट किया, वो भी हमारे बच्चे मित्र हैं। और कुछ और लोगों से ऐसे मिले जिनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गोवा के एंड की मिली। लेकिन उसमें वर्लियों का जिक्र था कि आखिरी दिन वर्लियों ने लड़ाई लड़ी थी, जो पुणे के उसमें कहीं नहीं था, कागजों में कहीं नहीं था। तो मैं वर्लियों को ढूंढता हुआ सिलवासा पहुंचा। तो वहां पे दीपक भाई यादव हमारे एक मित्र अब बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं, जो वहां के एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, बीजेपी के पूर्वाध्यक्ष हैं वहां के। तो वो हमसे मिले, और जब हमने उनको ये सब कुछ बताया, तो उन वो बहुत इंप्रेसिव हुए, वो बहुत खुश हुए हमसे कि भाई आप वर्लियों का कंट्रीब्यूशन भी इसमें उजागर कर रहे हैं। तो वो हमें सिलवासा के जंगलों में लेके गए, और अब मैं और मेरी पत्नी उनके साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जंगलों में 5 दिन तक घूमे। और हमने 4 ऐसे वर्ली ढूंढ के निकाले, वो भी सारे 90, 92, 95 साल की उम्र के, जिन्होंने आखिरी समर में खानवेल में भाग लिया था। खानवेल करके एक जगह थी जहां लास्ट फाइट हुई थी, और उनसे हमने उनकी कहानियां सुनी। तो इस तरह से अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग रिसर्च करके, फिर इसको सबको मैंने ऑफकोर्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से क्रॉस चेक किया, मैंने किताबों से क्रॉस चेक किया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट से क्रॉस चेक किया, और उनके सबके रेफरेंस भी किताब में डाले हुए। आपने देखा होगा किताब के आखिर में हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, पायनियर, इनके न्यूज आइटम्स भी छापे गए, किसके जो उन्होंने कवर किया था न्यूज़पेपर्स के अंदर। फोटोग्राफ्स भी हैं उस इरा के। तो ये सब इकट्ठा करके हम फाइनली उस किताब को बना पाए। तो जैसे अभी आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, जिसमें आई थिंक सिलवासा का ज़िक्र 2-3 बार हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि सिलवासा के बारे में मैं चाहता हूँ आप थोड़ा-सा हमें बता दीजिए। जी, जी, सिलवासा एक्चुअली उनकी राजधानी थी। वहां पर पोर्चुगीज का एडमिनिस्ट्रेटर था फिडाल्डो। उसका जो पुलिस चीफ था वो था फाल्काओ, और एक पेदादो जज हुआ करता था। बाकी सारे वहां के दमन देव के या लोकल सोल्जर्स थे। लेकिन सिलवासा राजधानी थी, जहां पे सबसे बड़ी पुलिस चौकी थी, एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस था। और बाकी पुलिस चौकियां छोटी छोटी थी, नरोली थी, पिपरिया थी, और कई जगह कहीं 2 सिपाही थे, कहीं 6 थे, कहीं 9 थे, कहीं 11 थे, इस तरह थे। तो छोटी चौकियों को तो ये लोग, जब इन्होंने हमला किया, तो छोटी चौकियों को तो लेते चले गए, जो 20-22 थे लेते चले गए। वहां के राइफल पिस्टल लेते गए, उनको अरेस्ट करते गए, उनको इंडियन टेरिटरी में बेचते गए। लेकिन जब सिलवासा आए तो उन्होंने देखा कि तब तक इन्होंने क्या कम्युनिकेशन लाइन सारी काट दी थी, तो इसलिए कोई संपर्क नहीं था सिलवासा के बाहर की दुनिया से। तो अंदर बड़ा टेंशन था कि कितने लोग हैं, क्या है, कौन आ रहा है, इंडियन फोर्स तो नहीं आ रही कहीं।
कौन है इनको पता नहीं था, तो थोड़े से वो टेंशन में थे, थोड़े घबराहट में थे। तो वहां जो फिदाल्दो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने सिलवासा पुलिस चौकी के चारों तरफ 16 फुट ऊंची रेत के बोरियों की दीवार बना दी थी और उसके बीच में से राइफल्स बाहर निकाली थी कि कोई आएगा तो भून दिया जाएगा इमीडिएटली। ये लोग जब वहां पहुंचे तो इनको ये रियलाइज हुआ कि भाई हम 28, 25, 27, 29 अलग अलग अकाउंट्स हैं। ये जो लोग हैं, ये सीधा अगर हमला करेंगे तो हम 15 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। 15 मिनट में अंदर से गोलियां आएंगी और हमको भून देंगी। तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हम इस बात लड़ाई को अंजाम दे सके। तो वो वापस मुड़े गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ। शिवाजी महाराज का एक बड़ा टर्म था गनीमी कावा, जिसको इन्होंने शुरू से अवलंबन किया था। गनीमी कावा का मतलब है कि एक छोटी फौज बड़ी फौज को कैसे हरा सकती है, विद द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, नॉलेज ऑफ लोकल टेरेन, है ना, यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेप्शन। तो ये सब उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि पहले उन्होंने अपने जासूस भी भेजे। जासूस गए, कोई अगरबत्ती बेचने वाला बन के, कोई शराबी बन के, कोई भिखारी बन के, कोई टूरिस्ट बन के, और सारे एरिया का नक्शा बनाया। कौन सा रास्ता है, कहाँ चौकी है, कितने लोग हैं, कौन सी तार काटने से सिलवासा कट जाएगा, सब इनके पास इंफॉर्मेशन थी। लेकिन इस सब के बावजूद ये उनको पता था कि हम नहीं इनसे लड़ाई ले पाएंगे। तो तब इस लड़ाई के शुरू करने से पहले राजा वो वाकणकर गए पूना, और पूना जाके उन्होंने हॉस्टल्स में, अखाड़ों में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाकर कहा कि देश का एक महत्वपूर्ण काम करना है, आपको आपको चलना होगा। जो जो वॉलंटियर करे, जान भी जा सकती है, क्या कार्य है, कहाँ है, मैं आपको नहीं बता सकता, क्या आप तैयार हो? तो ऐसे एक दिन के अंदर 100 लोग खड़े हो गए, 100 से ज्यादा, और उन सबको ट्रेनों में डालकर और इन ये जो वॉलंटियर्स थे इनके पास लाया गया। अब इनकी जब शुरुआत हुई तो 5 राइफल और 3 पिस्टल से हुई थी। तब तक उन्होंने अलग अलग थानों में से काबिज करके 12, 14, 16 राइफल्स पिस्टल्स हासिल कर ली थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि इनमें राइफल पिस्टल चलाने वाले 12-14 थे। ये जो 100 आए, इनमें से तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम था हथियार के बारे में। कोई डंडा ले आया था, कोई कुल्हाड़ी ले आया था, कोई तलवार ले आया था, कोई कुछ भी नहीं लाया था। अब इनका उपयोग किया जाए तो कैसा किया जाए? तो इन्होंने चालाकी क्या की, इन्होंने उन समझो 100 लोग हैं तो उनको 4 गुटों में बांट दिया और अपना एक एक योद्धा इन चारों लोग हर गुट के साथ दे दिया। उस चौकी को बाहर से जंगल से सराउंड कर दिया और उनको दे दिए गए कनस्तर 3 के और दिवाली के पटाखे, और कहा जाए कि जब मैं हवा में नेता हमारा हवा में फायर करे, आपने पटाखा जलाना है, कनस्तर में डालना और जोर जोर से शोर मचाना है, शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, जो आपको नारा लगाना, खूब शोर मचाना आपने। तो इन 100 लोगों ने केवल वो किया कि उन्होंने चौकी को सराउंड किया और इन्होंने हवा में फायर, एक जने हवा में फायर करते ही इन्होंने पटाखे चलाने शुरू कर दिए, शोर मचाना शुरू कर दिया। ये एक दिन पहले से चल रहा था। तो वहां का जो पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेटर था फिदाल्दो, वो डिमोरलाइज हो गया। उसको लगा इतनी सारी बंदूकें अगर आ रही हैं और फायर हो रही है खुले में, तो इसका मतलब बहुत बड़ी फौज आ रही है। तो उसने अपने 75 लोग केवल सिलवासा में छोड़ दिए और बाकी सारे अपने लोगों को लेकर, पैसा भी लेकर और सारे मोस्ट ऑफ द आर्मामेंट्स लेकर वो जाकर पीछे दमनगंगा नदी थी उसके पार जाके खड़ा हो गया। उसने कहा मैं यहां से देखता हूं क्या होता है और फिर अगले दिन सुबह में अटैक करके जो भी बदला लेना होगा मैं ले लूंगा। अब फिर भी 75 लोगों को 25 लोग कैसे हराए, 14-15 लोग कैसे हराए? तो 2-4 लोग तो रहे बाहर उन नौसिखियों के साथ, और बाकी 10-12 लोग जो थे पीछे से एक लोहे की सीढ़ी द्वारा छत पर गए। छत से उन्होंने पहली मंजिल पे छलांग लगाई और पहली मंजिल में जो ये सारे सिपाही खिड़की में सामने की तरफ होते हुए शोर को देख रहे थे, उनको पीछे से अटैक किया। और जब पीछे से हमला एकदम हो गया, चाहे 9-10 ही थे और वो 75 थे, लेकिन जब पीछे से हमला हुआ तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कितने लोग हैं ये। और वो डिमोरलाइज थे क्योंकि उनका नेता ऑलरेडी अपने अच्छे आदमियों को लेकर निकल चुका था वहां से। तो इन्होंने सारों ने राइफल डाल के सरेंडर कर दिया। एक दो थोड़ी स्कर्मिश हुई, एक को बायनेट मारनी पड़ी, एक का हाथ काटा, दो को गोली लगी, सबको किया, लेकिन हताहत कोई नहीं हुआ। और तब उन 75 लोगों ने सरेंडर किया। उनके सरेंडर होने तक जब ये लोग घुसे 10-12 पीछे से और इन्होंने उनको कहा कि भाई आइए हम पीछे से, उन्होंने हमला किया, तो एक ने जाके चौकी का पिछला दरवाजा खोल दिया और जितने 100 लोग थे सारे शोर मचाते हुए चौकी में घुस आए। तो सडनली ये 100-125 हो गए और वो 75 ही थे और वो डिमोरलाइज थे और पीछे से हमला हुआ था, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। उनको सबको कैप्चर किया गया, उनको सबको पकड़ के इन्होंने जेल में ठूसा और सिलवासा को स्वतंत्र घोषित किया। अच्छा, वो जो उस तरफ जो इनका कैप्टन खड़ा था, वो कैप्टन ने देख लिया कि यहाँ तो कोई सोल्जर है नहीं, तो 10-12 लड़के पीछे से चढ़ के गए, मैं अगले दिन जाके इनका सबका खात्मा कर देता हूँ। तो नदी के पार खड़ा रहा कि अगले दिन जाना है मुझे पार होने के लिए। और ये 100 जो थे ये तो किसी काम के नहीं थे, कि उनके पास कोई हथियार नहीं चलाते थे, कुछ नहीं थे। तो इनका जो कोर ग्रुप था वो नदी के इस तरफ खड़ा हो गया कि इतनी मुश्किल से सिलवासा आजाद कराया है, इसको तो नहीं छोड़ेंगे चाहे जान चली जाए।
और वो इनके पास तो खाने को भी नहीं था, जो भी थोड़ा एक प्याज था, कुछ आधी रोटी थी, वो खा के ये लोग बारिश में डटे रहे। जबरदस्त बारिश आई और इनकी किस्मत ऐसी थी कि दमन गंगा में फ्लड आ गया और उस फ्लड के कारण फिदाल्दो वहां से अपने सैनिक लेके क्रॉस करके नहीं आ पाया। 3 दिन तक वो वहां बारिश में खड़ा रहा। और तीसरे दिन जब उसके खुद के सैनिक ही भागने लगे तो वो पीछे हटा और पीछे जाके खानवेल नाम की जगह पर उसने अपना अड्डा बनाया, जहां पे फाइनल लड़ाई हुई। और वहां से जब इनको भगा दिया गया तब पूरा से दादरा नगर हवेली स्वतंत्र हुआ। आई थिंक आपकी रिसर्च सच कहूँ तो काफ़ी काबिल तारीफ है। और एंड बिलीव में जितने भी लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सर ने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, दिस इज जस्ट 1%। और 99% जो इंफॉर्मेशन सर ने शेयर नहीं की वो आपको बुक में मिल जाएगी, अपराइजिंग। तो सर की ये बुक है, तो ये बुक आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आप खरीद सकते हो, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। फिर से आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया, और उम्मीद है सर आपको भी मज़ा आया होगा। बहुत मजा आया मुझे इस लड़ाई के बारे में। अभी बात करता हूँ ना, मैं इतनी बार बात कर चुका हूँ, लेकिन हर बार जब बात करता हूँ तो इन ब्रेव हार्ट्स को सलाम करने का मन करता है। ऐसे रोमांच आ जाते हैं, गूज़बम्प मोमेंट्स हो जाते हैं सुनाते हुए भी, कि यार क्या लोगों ने, क्या बहादुरी थी और क्या किया इन्होंने। इंसिडेंटली जो काका हमें गाड़ी में मिले थे वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बड़े हैं इस समय। उनका बेटा जो भाई की तरह है, तो हमने किताब को रिलीज उनके हाथों करवाया। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने सोचा कि जिन्होंने इसमें भाग लिया था, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, वो काका उन लोगों में थे जो 12 लोग पीछे से चढ़ के गए थे, जिन्होंने हमला किया था सिलवासा चौकी पे। उनको तो छलांग मारते समय ये पता नहीं था कि हम जिंदा बचेंगे या नीचे गिरते ही मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया, तो हमने उन काका से वो किताब रिलीज कराई थी। तो सिलसिला चलता रहेगा, लोगों से बात करता रहूंगा। अब मेरा ये समझिए कि मिशन है कि इस एक आजादी के संग्राम के बारे में, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए हर पॉडकास्ट में, हर जगह पे जहां मुझे बात करने के लिए कहा जाता है, मैं हर जगह पहुंचता हूँ और हर जगह ये कहानी सुनाता हूँ। ये एक समझिए मेरा मिशन है कि इसको अपने को पूरे भारत में पहुंचाना है। और इसमें आपने अपने पॉडकास्ट में बुला के जो योगदान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।